अच्छा, अब लाइटिंग के साथ शुरू करते हैं हम। लाइटिंग में इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमने पहले जो बिगिनर कोर्स में जिस तरह की लाइटिंग सीखी थी कि आप ऐड में जाते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे आके लाइट्स में जाएँगे और आप डिफरेंट तरह की लाइट्स आपके पास अवेलेबल हैं। वो तो लाइटिंग का तरीका है ही है आपके पास, ठीक है? लेकिन अब एडवांस कोर्स में मैं आपको एक नई चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ। मैं आपको बेसिकली एचडीआरआई लाइटिंग सिखाना चाह रहा हूँ। एचडीआरआई लाइटिंग का मतलब ये है कि बेसिकली आप एक इमेज लेते हैं, ठीक है? एक 360 डिग्री इमेज होता है, सही है? मतलब जिसमें इर्द-गिर्द सराउंडिंग्स पूरी आपकी किसी भी सीन की कवर्ड होती हैं, सही है? और उस इमेज से ना बेसिकली जो लाइट निकल रही होती है, उस लाइट को यूज़ करते हुए आप अपनी सीन को लाइट करते हैं। अब मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आएगा क्या मतलब है इसका, आई नो थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ इसके, जिससे आपको काफ़ी सिंपल हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एचडीआरआई मैंने सर्च किया और मैं इमेजेस में आया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह के जो सीन्स हैं ना, डिफरेंट तरह के नेचुरल सीन्स हैं असल दुनिया के, उनकी तस्वीरें ली हुई हैं, लेकिन तस्वीरें इस तरह की ली हुई हैं कि बेसिकली 360 डिग्री की तस्वीर लेके उसको एक फ्लैट इमेज पे उन्होंने लगा दिया है। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रास भी आ रही है, स्काई भी आ रही है और एक सन आ रहा है, राइट? तो इसमें जो लाइट सोर्सेज है ना, इसमें लाइट सोर्सेज मेनली होंगे आपके सन हो गया, सही है? और जो स्काई से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ रही है वो भी होगी, सही है? उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सन है, जो बिल्डिंग्स रिफ्लेक्ट करके लाइट हमें दे रही है, ज़मीन जो रिफ्लेक्ट करके हमें लाइट दे रही है, स्काई जो लाइट रिफ्लेक्ट करके दे रही है, उस सारी लाइट को यूज़ करते हुए आप एक 3D ऑब्जेक्ट को लाइट करोगे। अब ये जो लाइटिंग का तरीका है, एचडीआरआई लाइटिंग जो कहते हैं इसे, ये काफ़ी सिचुएशंस में एक बेहतर और एक ज़्यादा रियलिस्टिक तरीका होता है कंपेयर टू एडिंग योर लाइट्स मैन्युअली। और इसमें होता है कि ये ज़्यादा आसान भी होता है सेटअप करना। तो मैं आपको सिखाऊंगा इसका तरीका। सबसे पहले तो हमें एचडीआरआई लेने पड़ेंगे। अब एचडीआरआई का एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप नॉर्मली किसी भी इमेज को राइट क्लिक करके उसे सेव इमेज नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप करेंगे तो आपको ये जेपेग इमेज मिलेगा। अब ये जेपेग जो है एचडीआरआई का फॉर्मेट नहीं होता। एचडीआर का फॉर्मेट होता है डॉट एच डी आर आई या फिर डॉट ई एक्स आर। ये दो मेन फॉर्मेट्स होते हैं, फाइल फॉर्मेट्स, जिनमें आपको एच डी आर आईज लेने होते हैं। तो आपको सबसे बेस्ट जो एच डी आर आईज मेरे ख्याल में जो मिलेंगे और जो फ्री एच डी आर आईज मिलेंगे वो आपको अगेन पॉलीहेवन पे मिलेंगे। ये वही वेबसाइट है जहाँ से हम पहले टेक्सचर्स लेने आए थे। अब यहाँ पे हम एच डी आर आईज लेने आएंगे। तो आपने सबसे पहले polyhaven.com पे जाना है। नीचे जाके पहले हम टेक्सचर्स में गए थे, अब हम जाएंगे एच डी आर आईज में। तो एच डी आर आईज में आप चले गए और यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट तरह के सीन्स, आपको डिफरेंट सीन्स हो गए, डिफरेंट चीज़ें हो गई, वो आपको मिलेंगी। अब जब आप अपनी सीन के लिए एच डी आर आई ढूंढेंगे ना, तो आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप अपनी सीन में जाएँ और ज़रा आप ये सोचें कि यार ये जो लेट से एक चेस बोर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है, चेस के पीसेस पड़े हुए हैं, ये किस इन्वायरमेंट में पड़ा होगा? क्या ये बाहर किसी ग्रास की फील्ड में या किसी जंगल में पड़ा होगा? नहीं ना, मतलब कम चांसेस हैं, रख सकते हैं आप, लेकिन रियलिस्टिक नहीं लगेगा वहाँ पे अगर आप वो ऐड कर देंगे एच डी आर आई। ऑन द अदर हैंड अगर आप सोचें कि कहीं बाहर सिटी के बीच में कहीं पड़ा होगा, वो भी कम चांसेस है कि पड़ा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये होंगे कि ये किसी घर के अंदर, किसी कमरे के अंदर एनवायरनमेंट में पड़ा होगा, राइट? और हम वही बनाना चाह रहे हैं। अगर आप ऑब्वियसली एक जंगल में बनाना चाह रहे हैं तो आप जंगल का एच डी आर ऐड करेंगे, लेकिन इन मोस्ट केसेस आप जो रियलिस्टिक जो जगह होगी जहाँ पे आपको उस तरह के ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, वो आपने उस तरह के एच डी आर लगाने होंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, गूगल पे जाऊँगा मैं और मैं आप सर्च करूँगा लेट्स से इंडोर। इंडोर में आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत तरह के इंडोर सेटिंग्स अवेलेबल है। प्रॉब्ली ये जो है ये मुझे सही लग रहा है। एम्प्टी प्ले रूम है, यहाँ पे टेबल टेनिस भी पड़ी हुई है और यहाँ पे पॉसिबल है कि कहीं पे साइड में एक चेस का बोर्ड भी पड़ा हो। तो काफ़ी रियलिस्टिक और काफ़ी सॉर्ट ऑफ जो समझ आने वाली बात है वो है, राइट? तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्वालिटी सेलेक्ट करूँगा। क्वालिटी जितना हाई आप जा सकते हैं उतना ज़्यादा आपकी बेहतर क्वालिटी होगी, ज़्यादा आपको बेहतर बैकग्राउंड मिलेगा। बिकॉज़ ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि ये लाइटिंग भी देगा और प्लस में साथ साथ ये जो पीछे बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड में आपका एच डी आर आई जो है नज़र भी आएगा, जिसकी वजह से आपका जो बैकग्राउंड है बहुत रियलिस्टिक लगेगा और इसी की वजह से आपकी क्वालिटी भी मैटर करती है। तो मैं कहूँगा एटलीस्ट 8K तो करे ही करें, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगा 24K तक जाएँ अगर आपका कंप्यूटर इजाज़त देता है। लेकिन ये आप देख सकते हैं साइज़ जो है ये तकरीबन ऑलमोस्ट एक GB जितनी साइज़ हो गई है। तो मैं भी नहीं करने वाला ये इतना, तो 16K मेरे ख्याल अच्छा रहेगा। फॉर्मेट आप या तो ई एक्स आर सेलेक्ट करें या तो एच डी आर सेलेक्ट करें, फ़र्क इतना नहीं पड़ता। लेकिन मेरे ख्याल में एच डी आर आई जो है इसमें सही रहेगा ब्लेंडर के हिसाब से। तकरीबन 400 MB की डाउनलोड है, तो मैं इसे डाउनलोड करूँगा और ठीक है, मैं इसे होने दूंगा। जब ये हो जाएगी तब हम इसे अप्लाई करना सीखेंगे। तो जब आपका एच डी आर आई डाउनलोड हो जाएगा, आपने क्या करना है, आपने ब्लेंडर में आना है। ब्लेंडर में आने के बाद यहाँ पे ये जो एनवायरनमेंट का वो है ना ऑप्शन, वर्ल्ड ऑप्शन कहते हैं, वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ कहते हैं इसे बेसिकली। आपने यहाँ पे आना है और ये जो कलर का ऑप्शन है ना, यहाँ पे आप कोई भी टेक्सचर इस पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एच डी आर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे ये जो येलो डॉट है इसको आपने क्लिक करना है और आपने यहाँ पे आना है इन्वायरमेंट टेक्सचर में। इन्वायरमेंट टेक्सचर बेसिकली एच डी आर आई का ये एक और नाम होता है। तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपने ओपन को दबा के और आपने बेसिकली सेलेक्ट करना है जहाँ पे भी आपका एच डी आर आई जो है डाउनलोड हुआ वो। तो यहाँ पे मेरे ख्याल ये था एम्प्टी प्ले रूम के नाम से। इसको मैं ओपन इमेज करूँगा
और अभी आप देख सकते हैं कुछ हुआ नहीं। उसकी वजह ये है कि बेसिकली हम रेंडर्ड मोड में नहीं है। अगर हम रेंडर्ड मोड में जाते हैं, जैसे यहाँ पे जाके देख सकते हैं मटेरियल प्रीव्यू मोड में मैं हूँ। अगर मैं रेंडर्ड मोड में जाऊँ तो आप देखेंगे कि हमारी लाइटिंग अप्लाई हुई भी होगी। थोड़ा सा देर लेगा ये, लेकिन होपफुली हो जाना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि पीछे बैकग्राउंड में नज़र भी आ रहा है हमारा इन्वायरमेंट, और लाइटिंग भी हल्की बुल्की आ रही है इस पर। अब ये ऑब्वियसली अच्छी नहीं लग रही लाइटिंग। इसकी वजह ये है कि बेसिकली अभी हम ईवी रेंडर इंजन के अंदर है। रेंडर इंजन हमने बिगिनर कोर्स में सीखे देखे। बेसिकली दो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, एक ईवी रेंडर इंजन होता है और एक साइकिल रेंडर इंजन होता है। तो हमने यहाँ पे रेंडर इंजन में जाके इसे चेंज करना है साइकिल्स पे। साइकिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक होता है, लेकिन उसमें रेंडर टाइम होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ईवी जो है ऑन द अदर हैंड वो एक रियल टाइम रेंडर इंजन है। तो डिवाइस जो है उसको जीपीयू सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपके कंप्यूटर में एक जीपीयू है तो आप भी वो सेलेक्ट करें। और आप देख सकते हैं हमारा सीन जो है काफ़ी बेहतर लग रहा है पहले से। तो आप देख सकते हैं काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है। अब इसमें एक चीज़ करनी पड़ेगी हमें, वो ये है कि हमने सबसे पहले तो कंट्रोल बी दबा के ये रेंडर रीजन में स्पेसिफाई कर दूंगा, जिससे होगा ये कि थोड़ी रेंडरिंग मेरी फास्ट होगी और बाहर वाला हिस्सा जो है हमारा वो रेंडर नहीं होगा। और अब हमने करना ये कि हमने बेसिकली इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन करनी है और हमने फोकस बेसिकली फोकस ऐड करना है, जिससे होगा ये कि हमारा बैकग्राउंड वगैरह जो है वो ब्लर हो जाएगा। बिकॉज आप देख सकते हैं अभी ये भी फोकस में है, ये भी फोकस में है, सब कुछ फोकस में है, जो कि हम नहीं चाहते। तो हम कैमरा में जाएंगे, कैमरा में नीचे जाके डेप्थ ऑफ फील्ड को हम ऑन करेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होती है। और एक और चीज़ मेरे ख्याल में मुझे जो करनी चाहिए वो है कि मेरी फोकल लेंथ को थोड़ा सा मैं और बढ़ाऊँगा, समथिंग लाइक 120 शुड बी गुड। और मैं इसको लॉक करके, कैमरा टू व्यू लॉक करके थोड़ा सा और इसे हल्का सा टाइट शॉट बना दूंगा इस तरह से। थोड़ी सी फ्रेमिंग मैं अपनी चेंज कर रहा हूँ, लेकिन इससे अच्छी बात यह है कि मेरा और कुछ सीन में मुझे चेंज नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ मेरा वही चेंज। और इसको हल्का सा जी शिफ्ट जी दबा के थोड़ा सा यहाँ मूव करूँ ताकि ये ज़्यादा थोड़ा फ्रेम में आए, तो थोड़ा अच्छा लगेगा ताकि। और हल्का से इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अपना फोकस सेट करते हैं, बिकॉज हमने डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन की है, लेकिन आप देख सकते हैं सब कुछ ही थोड़ा थोड़ा ब्लर हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक ऑप्शन है फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। यहाँ तो आप अपना डिस्टेंस जो है वो मैन्युअली सेट करें, तो इसे बेसिकली चेंज करते रहें जब तक आपका ऑब्जेक्ट फोकस में आ जाए। लेकिन वो यूजुअली इतना अच्छा ऑप्शन नहीं होता। जो बेहतर ऑप्शन जो लोग प्रेफर करते हैं वो होता है फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। अब फोकस ऑन ऑब्जेक्ट ये होता है कि आप इसमें इस बटन को दबा के, ये जो आई ड्रॉपर टूल है, इसको सेलेक्ट करके कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सीन में अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपका ऑटोमेटिकली फोकस में आ जाएगा। लेकिन इसका मसला एक होता है कि बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं टॉप व्यू में जाऊँ, ये ऑब्जेक्ट जो है इसका सेंटर पॉइंट ये है ना। अब ये पॉइंट फोकस में होगा, लेकिन अगर आप की डेप्थ ऑफ फील्ड जो है बहुत ही ज़्यादा है तो ये वाला पॉइंट जो होगा या ये वाला पॉइंट होगा ये भी ब्लर हो सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जैक्ट एक पॉइंट चाहिए होता है जो फोकस में होगा, उसके इर्द गिर्द वाली चीज़ें ब्लर होती हैं। तो इसका एक हल जो है वो हल ये है कि हमने ऐड में जाना है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऐड करना है प्लेन एक्सिस के नाम से। प्लेन एक्सिस हम इसलिए ऐड करें क्योंकि हम फिर इससे बेसिकली इसको यहाँ पे प्लेस करके, लाइक बिल्कुल ही कैमरा के बिल्कुल आगे वाले हिस्से पे प्लेस करके, इनफैक्ट ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा मेन, वो दूसरा वाला था, यहाँ पे प्लेस करके, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को हम फोकल ऑब्जेक्ट बना देंगे, जिससे होगा यह कि सिर्फ ये आगे वाला हिस्सा जो है ना, ये सबसे ज़्यादा क्रिस्प फोकस में होगा, जो कि एग्जैक्टली वो चीज़ है जो हम चाह रहे हैं। सही है। तो हमने करना है, हमने वापस कैमरा में जाना है और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को चेंज करके हमने एम्प्टी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा एग्जैक्टली फोकस में होगा। और यूजुअली ये होता है कि आप फोकस के लिए एक अलग से एम्प्टी बनाते हैं, जिससे आप फोकस अपना एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल यहाँ पे मूव करते हैं ऐसे। अब अगेन इससे फ़ायदा एक और ये भी है कि हम इसको लेट से जी और शिफ्ट जी दबा के अगर पीछे मूव कर लें तो वो वाला हिस्सा फोकस में आ जाएगा, आगे मूव कर लें तो ये वाला हिस्सा फोकस में आ जाएगा। जहाँ पे भी हम अपने एम्प्टी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे फोकस हमारा वहाँ पे चेंज होता रहेगा। तो ये हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी पे आ गई है। तो अगर आप एनिमेट करना चाहते हैं, लेट से शुरू में ब्लर हो और फिर आहिस्ता आहिस्ता फोकस में आ जाए, तो वो भी आप इससे कर सकते हैं। वो हम आगे चल के ज़्यादा एनिमेशन वगैरह सीखेंगे, फिलहाल आप उसकी डिटेल में ज़्यादा ना जाएँ। वापस हम कैमरा में आते हैं। और अब एक और चीज़ मैं जो नोटिस कर रहा हूँ वो ये है कि आप देख सकते हैं इस इमेज में ना जो ब्लरीनेस थी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। इस इमेज में बहुत कम ब्लरीनेस है, मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा ब्लर हो। उसका तरीका सिंपली है कि ये जो एफ स्टॉप वैल्यू है ना, एफ स्टॉप वैल्यू क्या होता है, जितनी कम वैल्यू होगी ये, लेट से अगर 2.8 की जगह पर लेट से अगर 1.2 कर दूँ, तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड ब्लर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसकी मेरा नहीं ख्याल कोई लिमिट होती है, आप जितना कम करना चाहें कर सकते हैं इसे आराम से। तो अगर यहाँ तक मैं ले आऊँ, इससे 0.4 तक ले आऊँ, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये पीछे वाला हिस्सा ब्लर हो चुका है और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है पहले से। तो अगर मैं ये दोनों गाइड जो हैं इनको भी ऑफ़ कर दूँ तो आपका रेंडर जो है काफ़ी बेहतर लगेगा। और अगर मैं रेंडर सेटिंग्स में जाके डी नॉइज़ ऑन कर दूँ, जिससे क्या होगा कि मेरा थोड़ा नॉइज़ कम हो जाएगा मेरा। तो आप देख सकते हैं मेरा सीन ओवरऑल जो है, हमारा सीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
इसका नॉइज़ थ्रेशोल्ड मैं ऑफ़ कर दूँगा बिकॉज़ नॉइज़ थ्रेशोल्ड की वजह से एक पॉइंट पे जाके रेंडरिंग रुक जाती है, तो वो मैं नहीं चाह रहा। हम चाहते हैं कि रेंडर होता रहे ताकि हमें प्रॉपर्ली एक अच्छा इमेज मिले और हमें पता लगे कि हमारा सीन एक्चुअल में दिख कैसा रहा है। तो मेरे ख़्याल में काफ़ी ओवरऑल अच्छा लग रहा है। एक थोड़ा-सा अगर आपको इसे कॉन्ट्रास्ट बूस्ट देना है या फिर थोड़ा-सा बेहतर दिखाना है अपने से, तो आप सिंपली क्या करेंगे, रेंडर प्रॉपर्टीज़ में ही रहेंगे, नीचे जाएँगे ऑल द वे टू कलर मैनेजमेंट। कलर मैनेजमेंट में जाके आपने यहाँ पे जो लुक है ना, लुक को आपने हाई कॉन्ट्रास्ट कर देना है। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली कितना बेहतर लग रहा है और ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। एक चीज़ मैं शायद करना चाहूँ वो ये है कि अगर मैं किसी भी ब्लैक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ और मटेरियल में जाके ब्लैक मटेरियल को एडजस्ट करूँ, तो मैं इसका थोड़ा-सा जो है ना ब्राइटनेस हल्की सी बढ़ाना चाहूँगा बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा डार्क हो गया है। तो शेडिंग में वापस जाते हैं और ब्राइटनेस -0.3 की जगह -0.25 अगर कर दें हम, तो शायद बेहतर हो जाए। और आप देख सकते हैं पहले से थोड़ा कम डार्क है जो कि बेहतर लग रहा है, और आप देख सकते हैं पहले से थोड़ा कम डार्क है जिसकी वजह से मेरे ख्याल में थोड़ा बेहतर दिख रहा है। तो या आई थिंक हमारा सीन जो है काफ़ी फिट लग रहा है पहले के हिसाब से। अब ऑब्वियसली जो लाइटिंग का डिफरेंस है वो ये है इसकी वजह से, क्योंकि HDRI जो मैंने इसमें यूज़ किया था वो डिफरेंट HDRI कंपेयर टू दिस। तो आपका HDRI कौन सा आप चूज़ करते हैं वो भी बहुत मैटर करता है। और लेकिन मेरे ख्याल में हमारा जो अभी का रेंडर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ी अगर आप एक और चीज़ में करना चाहें, थोड़ी और डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ाना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं, 0.3 कर दें इसे। मर्ज़ी आपकी जितनी आपने करनी है करें, लेकिन मेरे ख्याल है अगर आप बिल्कुल ही कम आ जाएंगे 0.1 तो ये थोड़ा सा फेक लगने लग जाएगा। तो 0.3 तक रखें, आई थिंक 0.3 इज़ अ गुड वैल्यू। और आप देख सकते हैं दूर से अगर हम करीब आएँ तो कितना बेहतर में कितना अच्छा हमें इफेक्ट आ रहा है। और मैं कैमरा को अनलॉक कर दूंगा, थोड़ा सा छोटा हम इसे करके देखते हैं कि ओवरऑल कैसा दिख रहा है। मे बी थोड़ा सा इसे अगर हम अनजूम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हल्का सा मैं इसे जूम करना चाहूँगा लेकिन ज़्यादा नहीं। और फ्रेमिंग वगैरह आप अपनी फ़ाइनल बना सकते हैं। मेरे ख्याल इस तरह की फ्रेमिंग जो है वो सबसे अच्छी लग रही है। अगेन एक और चीज़ आप कर सकते हैं इसमें, वो ये है कि आपने बेसिकली अपने वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में आके आप अपनी HDRI को रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट किस तरह करना है आपने, वो बहुत ही आसान तरीका है उसका। आप वापस जाएंगे अपने शेडिंग टैब में, सही है, शेडिंग टैब में आगे अपने कैमरा के अंदर जाएं, रेंडर व्यू को ऑन कर दें ताकि आप एक अच्छा आइडिया ले पाएँ कि आपका सीन कैसा दिख रहा है। थोड़ा 1 सेकंड लगेगा ये लोड होने में, लेकिन मीनवाइल वो लोड हो हमने करना है। आप देख सकते हैं नीचे आके ना शेडिंग वाला जो ये पूरा ऑप्शन है जहाँ पे नोड्स वगैरह आप अपने एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में हैं, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड मोड में जाएँ तो इसमें आपका ये जो HDR है ना, इसको भी आप ट्वीक कर सकते हैं, इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब रोटेट करने के लिए बहुत सिंपल तरीका, आपने इसे क्लिक करना है और अपने अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल टी दबा देना है। अब आपके पास ये कंट्रोल टी सिर्फ तभी काम करेगा जब आपके पास नोड रैंगलर एड ऑन इनेबल हुआ हो। नोड रैंगलर एड ऑन हमने बिगिनर कोर्स में कवर किया था, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आपने सिंपली एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, एड ऑन्स में जाके सर्च करना है नोड रैंगलर और मेक श्योर करना है ये पहले से इंस्टॉल हुआ होता है, बस इसको आपने इनेबल करना होता है, ठीक है। सब इसको बटन को दबा के इनेबल कर देंगे, ठीक है। तो जो आपका ये ऐड हो जाएगा, आपने अपनी रोटेशन Z वैल्यू को चेंज करना है। अब जैसे जैसे आप चेंज करेंगे तो लाइटिंग अपडेट होगी यहाँ पे, और जो है आपकी लाइटिंग जो है वो एडजस्ट होती जाएगी। आप इसे थोड़ा अगर और कर लें, लेट्स से 60 डिग्रीज कर लें आप, तो आप देख सकते हैं लाइटिंग कम्प्लीटली बदल गई है, राइट। बिकॉज पहले पीछे से लाइट आई थी, अब आगे से आ रही है। तो ये थोड़ा सा डिले जो है इसमें है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा वेट करके देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है। मेरे ख्याल में अभी तक तो शुरू में जो वैल्यू थी वही सबसे बेस्ट थी, लेकिन और भी चीज़ें करके देख सकते हैं हम। 190 थोड़ा थोड़ा रोटेट करके मैं चेक कर रहा हूँ कि कौन सा बेहतर लगेगा। मेरे ख्याल से जो पीछे से लाइट आ रही थी ना, जो 0 डिग्री रोटेशन पे थी, वो सबसे बेस्ट थी। तो मैं वापस जाऊँगा, लेकिन आपका ये करने का मकसद ये था कि मैं आपको दिखा सकूँ कि आप अपनी HDRI को रोटेट करके भी जो है लाइटिंग बदल सकते हैं। तो इसका वेट करें ज़रा वापस आने तक, और आप देख सकते हैं कितना हमारा सीन फिट लग रहा है, ठीक है। तो सो या ये था हमारा रेंडर आज का। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा हो, आई होप आप लोगों ने इन्जॉय भी किया हो, और आई होप आप लोगों के कोई मसले वसले ना आए। मोस्टली बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आपने मॉडल करना है, इसे सीन बनाना है और आपने लाइटिंग करके इसे रेंडर कर देना है, ठीक है। रेंडर करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपने सिंपली यहाँ पे रेंडर में आना है, रेंडर इमेज, और यहाँ पे आपका रेंडर जो है शुरू हो जाएगा। आपने जब हो जाए उसके बाद आपने इमेज में आके सेव एज़ को दबा के फिर आपने कहीं पे भी सेव कर लेना है इसे। तो या ये तरीका था ये रेंडर बनाने का। आई होप हम लोगों ने सब चीज़ें कवर कर ली हों। ज़रा एक बार कंपेयर करते हैं ओरिजिनल रेंडर से। शेप जो है पॉइंट का वो ऑब्वियसली डिफरेंट है थोड़ा सा, बिकॉज इसमें मैंने कोई और रेफरेंस यूज़ किया होगा, लेकिन इसका रेफरेंस थोड़ा फ़र्क है। लेकिन
आई थिंक जो आइडिया है या जो चीज़ है वो हमने सेम ही किया। इनफैक्ट ये मेरे ख्याल में ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, बिकॉज़ ब्लेंडर में जब मैंने ये रेंडर लास्ट बनाया था उसके बाद काफ़ी अपडेट्स वगैरह भी आ चुकी हैं ब्लेंडर में, तो मेरे ख्याल है उस वजह से भी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। लेकिन आज के लिए इतना ही। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।